प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हमने पिछली वीडियो में जनसंख्या का माल्थस का सिद्धांत हमने पढ़ा था और जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत। ये हमारा दूसरा सिद्धांत है जनसंख्या से संबंधित, जिसका नाम है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है, जनसंख्या की किस प्रकार से वृद्धि होती है, इसको हम कहेंगे जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। यह सिद्धांत थॉमसन ने 1929 में प्रतिपादित किया था और इसकी 3 अवस्थाएं बताई थी। जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत की 3 अवस्थाएं, यानी कि जो जनसंख्या है वो 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। और ये जो पहली अवस्था है जनसंख्या के संक्रमण के सिद्धांत की, इस अवस्था में जन्म दर भी ऊंची होती है और मृत्यु दर भी ऊंची पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो जनसंख्या है वो धीमी गति से वृद्धि होती है, धीमी गति से वो बढ़ती है। इसी प्रकार इस अवस्था में जो इस प्रकार की जो अवस्था जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पर जो समाज पाया जाता है वो परंपरावादी है, जिसके कारण जन्म दर ऊंची है और मृत्यु दर भी ऊंची है। परंपरावादी यानी कि पुरानी विचारधाराओं को मानने वाला समाज, और इसी रूप में वो सामाजिक और आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए होते हैं, जिसके कारण वो अपने जीवन स्तर को सुधारना नहीं चाहते, गरीबी रेखा से नीचे बसर करते, जिनसे जनसंख्या वृद्धि होती है। और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण मृत्यु दर ऊंची पाई जाती है। और ऐसी अवस्था में कहने का अभिप्राय ये है कि प्रथम अवस्था में जन्म दर भी ऊंची है और मृत्यु दर भी ऊंची, अर्थात जन्म दर भी अधिक पाई जाती है और मृत्यु दर भी अधिक पाई जाती है। अब आते हैं हम दूसरी अवस्था पे। जनसंख्या के संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार दूसरी अवस्था में जो जन्म दर है वो अधिक पाई जाती है और जो मृत्यु दर है वो घट जाती है। अब जब मृत्यु दर घट जाएगी और जन्म दर ऊंची रहेगी, अधिक होगी, तो क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट होगा, अधिक जनसंख्या पैदा होगी। अधिक जनसंख्या पैदा होगी तो अनेकों समस्याएं समाज में उत्पन्न हो जाएंगी। क्या उत्पन्न हो जाएंगी, बेरोजगारी फैलेगी, आवास की कमी होगी, खाद्यान्न पदार्थों की कमी होगी। कहने का अभिप्राय ये है कि जहाँ पर जन्म दर ऊंची है और मृत्यु दर कम है। अब मृत्यु दर कम क्यों हुई, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो गई, लोग शिक्षित हो गए, ठीक है, जिसके कारण मृत्यु दर घट गई। उसके कारण जनसंख्या अधिक हो गई। और ये जनसंख्या कैसे, जन्म दर प्रति हजार जो है वो 40 से 50 पाई जाती है और मृत्यु दर 15 से 20, यानी कि 20 या 30 का डिफरेंस इसमें आ गया, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट हुआ। जनसंख्या अधिक है और खाद्यान्न पदार्थ कम है, उसको हम क्या कहेंगे, जनसंख्या विस्फोट। ये दूसरी अवस्था में पाई जाती है। अब हम करेंगे जनसंख्या के संक्रमण की तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में क्या हुआ कि इस अवस्था में जो जन्म दर थी उसमें भी कमी आ गई और जो मृत्यु दर थी वो भी घट गई, यानी कि जन्म दर में भी कमी और मृत्यु दर में भी कमी। जनसंख्या कम पैदा हुई या जन्म दर कम हुआ और मृत्यु दर भी कम हुई, अर्थात वो भी घट गई। क्यों घटी, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं के कारण मृत्यु दर कम हुई, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप जो मृत्यु दर है वो घटती चली गई। इस प्रकार की अवस्थाएं भारत, जापान, इजराइल जैसे देशों में इस प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। यदि हम भारत में जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत को लागू करें तो जनसंख्या संक्रमण किस प्रकार से हुई, किन किन अवस्थाओं में कितनी कितनी या किन किन दशकों में कितनी कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई, उसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो सन 1901 की जनगणना के अनुसार जो जन्म दर थी प्रति हजार वो 49.2% थी, मृत्यु दर 42, यानी कि डिफरेंस कितना हुआ, 6.6, थोड़ी ही धीमी जो पहली अवस्था थी, दो धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि हुई। दूसरी अवस्था यदि हम 1951 की जनगणना की बात करें तो जन्म दर जो थी वो 41.7 और मृत्यु दर जो थी वो 22.8। यहाँ पर मृत्यु दर घट गई, इसमें जन्म दर भी घट गई और जो डिफरेंस आया, जो वृद्धि हुई वो 18.6%। यदि हम 1961 की बात करें, 1961 की जो जनगणना थी उसकी बात करें तो 37.9% जो जन्म दर थी प्रति हजार और 15.8% मृत्यु दर थी और वृद्धि हुई 22। यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट हुआ, यहाँ से जनसंख्या विस्फोट होना प्रारंभ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जन्म दर ऊंची थी
और मृत्यु दर कम हो गई, जिसके कारण अति जनसंख्या हो गई। अति जनसंख्या का मतलब जनसंख्या विस्फोट, यहाँ से जनसंख्या बढ़नी प्रारंभ होगी। यदि हम 2011 की जनगणना की बात करें तो 22.5 प्रति हजार जन्म दर बढ़ी और 7.3 जो है मृत्यु दर आई, और तो डिफरेंस आया 15.8 प्रति हजार। तो कहने का अभिप्राय, जनसंख्या के संक्रमण के सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। 3 अवस्था, प्रथम अवस्था में जन्म दर भी ऊंची और मृत्यु दर भी ऊंची। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, जन्म दर ऊंची लेकिन मृत्यु दर कम। और तीसरी अवस्था में जन्म दर में भी कमी आई और मृत्यु दर में भी कमी आई। इस प्रकार भारत जो है इस अवस्था से गुजर रहा है। अब हम करेंगे अगला प्रश्न हमारा जो है वो है प्रवास, यानी कि प्रवासन। प्रवास या प्रवासन किसे कहते हैं और प्रवास कितने प्रकार का होता है? प्रवास का क्या अभिप्राय है या प्रवासन से क्या अभिप्राय है? प्रवास, जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है उसको हम कहते हैं प्रवास। यानी कि प्रवासन या प्रवास से अभिप्राय, जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान यानी कि जहाँ पर उसका जन्म हुआ, अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रवास। और प्रवास के प्रकार कितने हैं? प्रवास जो है कितने प्रकार का है? प्रवास 4 प्रकार का है। नंबर 1, दैनिक प्रवास। दैनिक यानी कि एक दिन में व्यक्ति कहीं पर जाता है और वापस शाम को घर पर आ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मजदूर है अपने गांव से शहर में या नगर में आकर मजदूरी करने के लिए आता है और शाम को अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात वापस अपने गांव में चला जाता है, इस प्रकार के प्रवास को हम दैनिक प्रवास कहते हैं, यानी कि प्रतिदिन होने वाला प्रवास। उसको हम क्या कहेंगे, दैनिक प्रवास। दूसरा है मौसमी प्रवास, मौसम के अनुसार होने वाला प्रवास। जैसे यदि हम जम्मू कश्मीर की ही बात करें, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी का कार्य होता है, कुछ समय के लिए कश्मीर में रहती है और कुछ समय के लिए जब सर्दी अधिक हो जाती है तो वो जम्मू की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। सारा कार्य जम्मू में ही किया जाता है। ये मौसम के अनुसार होने वाला प्रवास है। जहाँ पर मान लो अत्यधिक गर्मी हो जाती है, अत्यधिक सर्दी हो जाती है, तो उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर मौसम के अनुसार वो चले जाते हैं, तो ऐसे प्रवास को हम क्या कहेंगे, मौसमी प्रवास। यानी कि मौसम के द्वारा होने वाला प्रवास, यानी कि मौसम में परिवर्तन होने के कारण होने वाला प्रवास, उसको हम कहेंगे मौसमी प्रवास। तीसरा, आकस्मिक प्रवास। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक होने वाला प्रवास। जब अचानक से कहीं पर प्रवास, कुछ लोग अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं अचानक से, तो उसको कहेंगे आकस्मिक प्रवास। जैसे कहीं पर बाढ़ आ जाती है तो लोग उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, या कहीं पर भूकंप आ जाता है, लोग तुरंत उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान या सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रवास को हम कहेंगे आकस्मिक प्रवास, यानी कि अचानक होने वाला प्रवास। उसके बाद आता है स्थायी प्रवास। स्थायी प्रवास का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से बस जाता है और अपने मूल स्थान को छोड़ देता है, तो इस प्रकार के प्रवास को हम कहेंगे स्थायी प्रवास। इस प्रकार प्रवास के 4 प्रकार बताए गए हैं, और वो 4 प्रकार कौन से हैं? दैनिक प्रवास, मौसमी प्रवास, आकस्मिक प्रवास और स्थायी प्रवास। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी विद्यार्थियों को अगर ये टॉपिक पसंद आया है तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।